अध्याय 5 भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। किसी देश विशेष की जलवायु का अनुशीलन करने के लिए वहां के तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुदाब और पवनों की गति तथा दिशा का ज्ञान होना अपरिहार्य है। जलवायु के इन अवयवों पर देश विशेष का अक्षांशीय विस्तार, उच्चावच एवं जल व स्थल के वितरण का काफी प्रभाव पड़ता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसका दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में तथा उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में अवस्थित है। किंतु ध्यातव्य है कि भारत की जलवायु उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित विशाल हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से अलग करता है और वहां से आने वाली शीतल पवनों को रोककर देश में तापमान घटने नहीं देता, जिससे भारत की जलवायु शीतकाल में भी चीन जैसी शीतल नहीं होती है। यही कारण है कि समस्त भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर अवस्थित है। हिंद महासागर से बहने वाली मानसूनी हवाओं का भारत की जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। कारण स्वरूप भारत की जलवायु को उष्ण मानसूनी जलवायु की संज्ञा दी जाती है। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, किंतु यहाँ की जलवायु उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय है। क्यों? भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक विविधताएं पाई जाती हैं। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में विवेचन किया जा सकता है। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 45 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और उसी रात को तिरुवनंतपुरम अथवा चेन्नई में तापमान 20 डिग्री या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। उपर्युक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान से 24 घंटों का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी विभिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती। उदाहरणतः केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है, किंतु थार मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वहां रात का तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच आ पहुंचता है। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित मौसिनराम और चेरापूंजी में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेमी से ज्यादा होती है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा 12 सेमी से कम होती है। उत्तरी पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेमी से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेमी से भी ज्यादा होती है। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा ओडिशा के तटीय भागों में हर तीसरे या पांचवें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं, जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत एवं शुष्क रहता है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु के परीक्षा दृष्टि किसने कहा कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। मार्शडेन, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह, जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 12 सेमी। ऊपरी अधोमंडल में तीव्रगामी वायुधारा का क्या नाम है? जेट प्रवाह। भारत में जनवरी मास में वायु जेट स्ट्रीम की स्थिति क्या होती है? हिमालय के दक्षिण की ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में
जेट प्रवाह की कौन सी शाखा भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायक होती है? पश्चिमी भारत के किस भाग में पश्चिमी विक्षोभों द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है? उत्तर पश्चिमी भारत के कौन से भाग में लौटती हुई मानसून द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है? कोरोमंडल तट, तमिलनाडु। प्रत्यावर्तित मानसून किस भाग से आर्द्रता ग्रहण करती है? बंगाल की खाड़ी से। कोपेन की भारतीय जलवायु वर्गीकरण की पद्धति किन तत्वों पर आधारित है? तापमान एवं वर्षा। क्या आप जानते हैं? समय विशेष में एक सीमित क्षेत्र के वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को मौसम वेदर की संज्ञा प्रदान की जाती है, जबकि एक विस्तृत क्षेत्र में लंबी समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं के कुल योग को जलवायु क्लाइमेट कहते हैं। कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर और अमृतसर में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। ध्यातव्य है कि दक्षिणी भारत में समुद्र का समकारी प्रभाव अधिक होने के कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन उत्तरी भारत की अपेक्षा कम रहता है। समुद्र तल से ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। उदाहरणतः आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग में ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों के आरंभ में होती है। इन सभी भिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, जिनमें प्रमुख अधोलिखित हैं। सैड फेस आई अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है। कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण वर्ष भर ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। हिमालय पर्वत। उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती हैं। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। जल और स्थल का वितरण। भारत के दक्षिण में 3 ओर हिंद महासागर व उत्तर की ओर ऊंची व अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। समुद्र तट से दूरी। लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि मुंबई तथा स्थलाकृति भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा आदि के वितरण को प्रभावित करता है।
उदाहरणतः जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवनविमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है और ये वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। मेघालय के पठार की कीपनुमा आकृति के कारण मानसून पवनों द्वारा यहाँ संसार की परीक्षा दृष्टि। गोवा, हैदराबाद, भुवनेश्वर तथा पटना में वर्षा जून के किस सप्ताह में प्रारंभ होती है? दूसरे सप्ताह में। देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियां कौन उत्पन्न करता है? हिमालय। किस ऋतु में भारत के भीतरी भागों में दैनिक तापांतर बहुत अधिक मिलता है? शीत ऋतु। किस ऋतु में समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती हैं? शीत ऋतु में। शीत ऋतु की प्रमुख विशेषता क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, शीतोष्ण चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ किसके निकट उत्पन्न होते हैं? पश्चिमी एशिया एवं भूमध्य सागर। शीतोष्ण चक्रवात को भारत की ओर उन्मुख करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पश्चिमी जेट प्रवाह। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि किसका सूचक माना जाता है? पश्चिमी विक्षोभों के आने का। भारत में पश्चिमी विक्षोभों, मानसून पूर्व मानसून के समय एवं प्रत्यावर्तित मानसून के समय क्रमशः वर्षा का अनुपात कितना प्राप्त होता है? क्रमशः 3%, 10%, 74% एवं 13%। भारत में औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। 112 से 125 सेमी के बीच सर्वाधिक वर्षा कराई जाती है। पुनश्च संपूर्ण राजस्थान एक विस्तृत मरुस्थल है और इसका कारण है अरावली पर्वत का मानसून पवनों की दिशा में समानांतर अवस्थिति, जिससे वह मानसून पवनों की दिशा में अवरोध उत्पन्न कर वर्षा नहीं करा पाता है, जबकि उत्तर हिमालय पर्वत की अवस्थिति नमीयुक्त मानसून पवनों के विपरीत होने के कारण वह रोककर संपूर्ण उत्तर भारत में वर्षा का हेतु बनता है। मानसूनी हवाएं। ये दो प्रकार की होती हैं। प्रथम दक्षिण पश्चिमी ग्रीष्मकालीन हवाएं, जो समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं और संपूर्ण भारत में प्रचुर वर्षा करती हैं। दूसरी शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, जो स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं और वर्षा करने में प्रायः असमर्थ होती हैं। बंगाल की खाड़ी से कुछ जलवाष्प ग्रहण करने के उपरांत ये हवाएं तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में कुछ वर्षा करती हैं। ऊपरी वायु परिसंचरण, अपर एयर सर्कुलेशन। भारतीय भूभाग के ऊपर क्षोभमंडल में वायु परिसंचरण में होने वाला बदलाव भारत के मानसून में अचानक होने वाले विस्फोट का एक महत्वपूर्ण कारक है। यह वायु परिसंचरण जेट वायुधारा संज्ञा से अभिहित की जाती है, जो भारतीय जलवायु को अधोलिखित प्रकार से प्रभावित करती है। यथा पश्चिमी जेट वायुधारा शीतकाल में समुद्र तल से लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी जेट वायुधारा अधिक तीव्र गति से समशीतोष्ण कटिबंध के ऊपर चलती है। ये जेट वायुधारा हिमालय की श्रेणियों द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाती है। उत्तरी शाखा इस अवरोध के उत्तरी सिरे के सहारे चलती है, जबकि दक्षिणी शाखा हिमालय श्रेणियों के दक्षिण में 20 डिग्री से 35 डिग्री N, नागपुर रायपुर अक्षांश के ऊपर पूर्व की ओर चलती है। यही शाखा भारत की शीतकालीन मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। ये जेट धारा पश्चिमी विक्षोभ के रूप में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से पश्चिमी सर्द प्रवाह को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए जिम्मेदार है, जिससे भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा व ओलावृष्टि तथा पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात होता है और संपूर्ण उत्तरी मैदानों में शीतलहर प्रवाहित होती है। पूर्वी जेट वायुधारा ग्रीष्मकाल में सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण ऊपरी वायु परिसंचरण में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात पश्चिमी जेट वायुधारा के स्थान पर पूर्वी जेट वायुधारा चलने लगती है।
जो तिब्बत के पठार के गर्म होने से उत्पन्न होती है। इसके परिणामस्वरूप पूर्वी ठंडी जेट वायुधारा विकसित होती है जो 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर क्षोभमंडल चलती है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के आगमन में सहायता करती है। जाड़े की ऋतु में 9-13 किलोमीटर की ऊंचाई पर जेट वायु की दिशा, ग्रीष्म ऋतु में भारत पर 13 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई पर जेट पवनों की दिशा, अक्स पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ, जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती हैं और भारी वर्षा होती है। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भागों पर टकराते हैं। मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण ऐसे अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। कुछ उष्णकटिबंधीय चक्रवात अरब सागर में भी पैदा होते हैं और भारत के पश्चिमी तटीय प्रदेशों को प्रभावित करते हैं। एल निनो, एल नीनो तथा ला निना, लनीना धारा एल निनो पेरू तट के पश्चिम में 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर दक्षिण दिशा में चलने वाली एक गर्म जल की धारा है, जो प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में प्रविष्ट कर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर करती है। इसे विपरीत धारा, काउंटर करंट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यातव्य है कि जिस वर्ष एल निनो नहीं आता उस वर्ष भारतीय मानसून सामान्य रहता है। इसका कारण पेरू के तट से चलने वाली शीतल जल की धारा है, जिसे ला निना, लनीना कहा जाता है। ला निना भी एक प्रतिसागरीय धारा, काउंटर ओशन करंट है। इसका आविर्भाव पश्चिमी प्रशांत महासागर में उस समय होता है जबकि पूर्वी प्रशांत महासागर में एल निनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में एल निनो द्वारा जनित अति सूखे की स्थिति को ला निना बदल देती है तथा आर्द्र मौसम को जन्म देती है। ला निना के आविर्भाव के साथ पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय भाग में तापमान में वृद्धि होने से तथा वाष्पीकरण अधिक होने से इंडोनेशिया एवं समीपवर्ती भागों में सामान्य से अधिक जलवर्षा होती है। भारत में भी ग्रीष्मकालीन मानसून अधिक सक्रिय हो जाता है। दक्षिणी दोलन, सदर्न ऑसिलेशन, उष्णकटिबंधीय पूर्वी एवं पश्चिमी प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब प्रणाली एवं न्यून वायुदाब प्रणाली में स्थानिक एवं कालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन कहते हैं। वस्तुतः यह मौसम विज्ञान से संबंधित वायुदाब में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरूप है, जो हिंद व प्रशांत महासागरों के मध्य प्रायः दृष्टिगोचर होता है। जब वायुदाब हिंद महासागर में अधिक होता है तो प्रशांत महासागर पर यह कम होता है और जब प्रशांत महासागरीय क्षेत्र पर अधिक होता है तथा हिंद महासागर पर कम होता है। हिंद महासागर पर कम वायुदाब की स्थिति में भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून अधिक शक्तिशाली होता है। इसके विपरीत परिस्थिति में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कमजोर होने की संभावना प्रबल हो जाती है। परीक्षा दृष्टि, दक्षिणी भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? अप्रैल। पहाड़ी भागों में सर्वाधिक गर्म महीना होता है। जुलाई। नॉवेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? छोटा नागपुर पठार पर। वर्षा ऋतु में किस समय वायुमंडल सर्वाधिक आर्द्र होता है? प्रातः काल में। देश के पश्चिमोत्तर भाग में कौन सा मानसून पहले पहुंचता है? अरब सागर का मानसून। कौन सी मानसून शाखा देश में सर्वाधिक वर्षा करती है?
बंगाल की खाड़ी मानसून मेघालय में सर्वाधिक वर्षा का क्या कारण है? बंगाल की खाड़ी की अधिक आर्द्र हवाओं का यहां सीधा टकराना और गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी की कीपनुमा आकृति। भारत के किस भाग में वर्षा ऋतु में नहीं होती है? जम्मू कश्मीर एवं तमिलनाडु के कुछ भागों में। भारत में मानसून ठहरने की सबसे कम एवं सबसे अधिक अवधि किस प्रदेश में पाई जाती है? क्रमशः पंजाब तथा केरल में मानसून की सबसे कम अनियमितता पाई जाती है। उत्तर पूर्वी भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? पर्वतीय वर्षा। क्या आप जानते हैं? भूगर्भिक विगत में भारत की जलवायु में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। कारण बताइए। आज भारत उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर स्थित है, जहां उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, किंतु इसके पूर्व भारत की जलवायु लगातार परिवर्तित होती रही है, जिसका कारण भारत भूखंड 80 मिलियन वर्ष से पहले अफ्रीका से संबद्ध था तथा भारत समेत अफ्रीका 200 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना लैंड का एक भाग था जो दक्षिणी ध्रुव के पास था। उस समय कार्बोनिफेरस काल में यहाँ शीतोष्ण प्रकार की जलवायु थी। कार्बोनिफेरस काल के हिमानीकरण से भारत की जलवायु प्रभावित थी, जिसके साक्ष्य प्रायद्वीपीय पठार के टॉज हैं, जो विशेष रूप से जबलपुर में देखने को मिलते हैं। टॉज हिमानी अपर्दन द्वारा गोलाश्मों के निक्षेप हैं, जिनमें बड़े गोलाश्म आधार पर तथा छोटे उनके ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। गोंडवानालैंड के विखंडन के पश्चात भारत अफ्रीका से पृथक होकर उत्तर की तरफ खिसका तथा ये भूमध्य रेखा पर पहुंच गया। आज से लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व बिहार में राजमहल में ज्वालामुखी उद्गार के समय भारत की स्थिति वर्तमान की अपेक्षा 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर थी, अर्थात कन्याकुमारी 11 डिग्री 56 दक्षिण अक्षांश पर था। भारत में विषुवतरेखीय जलवायु के दो प्रमाण मिलते हैं। गुजरात में डायनासोर के इंडों का जीवावशेष जो कीनिया के डायनासोर के इंडों के जीवावशेष का समकालीन है। भारत के सघन भूमध्य रेखीय वनों के वृक्षों में दबने के कारण विभिन्न कोयला एवं पेट्रोलियम क्षेत्र का पाया जाना। आज से 80 मिलियन वर्ष पूर्व भारत अफ्रीका से अलग होकर उत्तर 12 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से बढ़ा, जिसका दबाव तैथीस महासागर के मलबे पर पड़ा तथा हिमालय की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार भारत वर्तमान में मानसूनी जलवायु में पहुंच गया। क्या आप जानते हैं? विषुवत वृत्त पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री छोटा ऊ अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती हैं। कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून है। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है। यही उत्तर पूर्व मानसून है। इस प्रकार भारतीय मानसून अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के स्थानांतरण का परिणाम है। भारतीय मानसून की प्रकृति इंडियन मॉनसूनल रेजीम मानसून की प्रकृति को समझने के
लिए उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं तथा उसकी उत्पत्ति का संक्षिप्त वर्णन अनिवार्य है। यथा अ. भारतीय मानसून की उत्पत्ति, बी. वर्षाही तंत्र तथा मानसूनी वर्षा का वितरण, सी. मानसून में विच्छेद, ब्रेक इन थे, मानसून, डी. मानसून का निवर्तन, द रिट्रीट ऑफ द मानसून, ग्रेटर दैन भारतीय मानसून। उत्पत्ति की संकल्पनाएं। भारत की जलवायु को मानसूनी कहा जाता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम, मौसिम से हुई है, जिसका तात्पर्य हवाओं की दिशा में मौसम के अनुसार या ऋतुवत परिवर्तन से है। इसके उत्पत्ति की संकल्पनाओं के विषय में पर्याप्त मतभेद हैं। हेले 1686 जैसे मौसम वैज्ञानिकों का मत है कि इसकी उत्पत्ति तापमान में स्थानिक एवं कालिक विभिन्नता के कारण होती है, जबकि फ्लान जैसे जलवायुविद मानसून की उत्पत्ति का कारण गतिक, डायनामिक मानते हैं। यथा तापीय संकल्पना, थर्मल कॉन्सेप्ट या चिरसम्मत विचारधारा, क्लासिकल थियरी। परीक्षा दृष्टि। जनवरी के महीने में तिरुवनंतपुरम का माध्य निम्नतम तापमान कितना रहता है? 22.3 डिग्री सेंटीग्रेड। मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? हिप्पलस ने। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम सटीक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? अल-मसूदी। कोपेन द्वारा संबोधित आओ तथा CWG जलवायु भारत के संदर्भ में किस जलवायु का द्योतक है? क्रमशः प्रायद्वीपीय भारत, उष्ण सवाना एवं गंगा घाटी, गर्म शुष्क शीत जलवायु। किस भूगोलवेत्ता द्वारा वर्गीकृत जलवायु वर्गीकरण भारत के संदर्भ में वास्तविकता के सर्वाधिक निकट है? कोपेन। कोपेन के अनुसार इस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? कोरोमंडल तट पर। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? उत्तर पूर्वी मानसून। शीत ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में औसत तापमान कितना पाया जाता है? क्रमशः 10 डिग्री तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। शीत ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत तथा पूर्वी तटीय भाग में वर्षा किसके माध्यम से होती है? क्रमशः पश्चिमी विक्षोभ, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात एवं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार कर किस ओर मुड़ती हैं? अपनी दाईं ओर। उत्तर पूर्व। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ क्या है? ITCZ निम्न वायुदाब का वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं का एक दूसरे से अभिसरण होता है। इसे मानसूनी गर्त, मॉनसून ट्रॉफ भी कहते हैं। जेट स्ट्रीम क्या है? ये परिध्रुवीय सर्कमपोलर वायु धाराएं हैं जो दोनों गोलार्धों के चतुर्दिक 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों से ध्रुवों के निकट तक वर्ष पर्यंत धरातल से 6 से 12 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य सतत रूप से चलती हैं। जेट स्ट्रीम पर मौसम का क्या प्रभाव होता है? इनकी स्थिति में परिवर्तन होता है। शीत ऋतु में भूमध्य रेखा के समीप 20 डिग्री अक्षांश निकट तथा ग्रीष्म में ध्रुव की ओर खिसक जाती है। भूतल पर दोनों गोलार्धों में कुल कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं? 7 परीक्षा दृष्टि। भूतल पर कितनी नियतवाही पवनों की पेटियां पाई जाती हैं? 6 पवन प्रवाह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? दाब प्रवणता द्वारा। जेट स्ट्रीम के खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी बम वर्षक B-29 विमान चालकों को। जेट स्ट्रीम का सर्वाधिक औसत वेग कहाँ होता है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब क्षेत्रों के ऊपर। जेट स्ट्रीम का मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है? मौसम एवं जेट स्ट्रीम में घनिष्ठ संबंध है। ध्रुवीय वाताग्र शीतोष्ण चक्रवात को प्रभावित करने में जहां इनका योगदान है, वहीं इनका मानसून की सक्रियता पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
ये धरातलीय हवाओं पर दबाव बढ़ाकर उनको आगे की ओर बढ़ाती है। ग्रीष्मकाल में मानसून हवाओं को आगे बढ़ाने, उनसे प्राप्त वर्षा की मात्रा घटाने बढ़ाने, वर्षा के वितरण में असमानता लाने आदि में जेट स्ट्रीम का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव होता है। तिब्बत पठार की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 5000 मीटर, औसत 4500 मीटर। मानसून हवाओं के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए पूरे वर्ष को मौसम पर्यावरण विभाग ने किन 4 ऋतुओं में विभक्त किया है? क. उत्तरी पूर्वी मानसून के समय। 1. शीत ऋतु। ये 15 दिसंबर से 15 मार्च तक रहती है। 2. शुष्क ग्रीष्म ऋतु। ये 15 मार्च से 15 जून तक रहती है। ख. दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय। 1. आर्द्र ग्रीष्म ऋतु। ये 15 जून से 15 सितंबर तक रहती है। 2. शरद ऋतु। ये 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक रहती है। तापमान वितरण के ढांचे में भारत के किस क्षेत्र में ऋतु परिवर्तन दृष्टिगत नहीं होता? तटीय मैदानों में गतिक संकल्पना, डायनामिक कॉन्सेप्ट, या विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, द इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज थियरी। तापीय संकल्पना, थर्मल कॉन्सेप्ट। तापीय संकल्पना के प्रतिपादक हेले 1686 थे, जिसके अनुसार मानसून की उत्पत्ति एकमात्र पृथ्वी के असमान संघटन अर्थात स्थल तथा जल के असमान विन्यास और उनके गर्म तथा ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण ही होती है। गर्मियों में अधिक सूर्यातप के कारण स्थलीय भाग सागरों की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाने के कारण न्यून दाब के क्षेत्र हो जाते हैं तथा सागरीय भागों में स्थल की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इसे ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। इसके विपरीत जाड़े में स्थल भाग उच्चदब के केंद्र बन जाते हैं तथा सागरीय भाग न्यूनदब के क्षेत्र। परिणामस्वरूप स्थल से जल की ओर हवाएं चलने लगती हैं, जिसे शीतकालीन मानसून, भारत में छोटा उपु मानसून कहते हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमकने लगता है। परिणामस्वरूप सर्वाधिक सौर्थिक ऊर्जा मिलने लगती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा होता है। अत्यधिक तापमान के कारण एशिया पर न्यून वायुदाब बन जाता है। इसके विपरीत द गोलार्ध में शीतकाल के कारण दक्षिणी हिंद महासागर तथा उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के पास उच्चदब विकसित हो जाता है। इसी तरह जापान के दक्षिण में प्रशांत महासागर में उच्चदब बन जाता है। परिणामस्वरूप उच्च दाब वाले क्षेत्रों से अर्थात महासागरीय भागों से निम्न दाब वाले स्थलीय भागों की ओर हवाएं चलने लगती हैं। सागरों के ऊपर से आने के कारण नमी से लदी ये हवाएं पर्याप्त वृष्टि प्रदान करती हैं। जब निम्न दाब क्षेत्र अधिक सक्रिय हो जाते हैं तो दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवा भी भूमध्य रेखा को पार करके फेरल के नियमानुसार भूमध्य रेखा पार करने पर दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से मिल जाती है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून भारत भी कहा जाता है। भारत पर दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं हो जाती हैं। आई बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो कि देश के पूर्वी तथा मध्य उत्तरी भाग को प्रभावित करती है। ई अरब सागर की शाखा, जो कि देश के दक्षिणी, पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिम एवं मध्यवर्ती भाग को प्रभावित करती है। ब शीतकालीन मानसून। शीतकाल में 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है। उत्तरी गोलार्ध में विंटर MONSOONN ई मॉनसून। ए शीतकालीन मानसून समर मॉनसून्स। W मॉनसून। बी ग्रीष्मकालीन मानसून शीतकाल के कारण उच्च दाब स्थापित हो जाते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल के कारण ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में भूमध्य रेखा के दक्षिण में निम्न दाब बन जाते हैं।
जिस कारण स्थलीय भाग से सागरों की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इसे उत्तर पूर्व मानसून भारत कहते हैं तथा स्थल की ओर से आने के कारण ये हवाएं शुष्क होने से वर्षा प्रदान करने में असमर्थ होती हैं। इस तरह से तापीय संकल्पना के अनुसार दोनों मानसून, ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति तापीय अंतर तथा उससे जनित वायुदाब में अंतर के कारण बताई गई है। इसे भी जानिए। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन, रोटेशन ऑफ द अर्थ से उत्पन्न आभासी बल, अपैरेंट फोर्स को कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ध्यातव्य है कि इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। 2. गतिक संकल्पना, डायनामिक कॉन्सेप्ट, फ्लोइंग मानसून की उत्पत्ति का कारण गतिक मानते हुए विवेचित करते हैं कि हवा का ऊपर उठना, नीचे बैठना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में परिभ्रमण, कोरियोलिस बल, ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण आदि के कारण वायुदाब तथा हवाओं की प्रभाव होता है। फलतः भूमध्य रेखा के पास व्यापारिक पवनों के मिलने से अभिसरण, कन्वर्जेंस सी का आविर्भाव होता है। इसे अंतःउष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ कहते हैं। उत्तरी सीमा को NITCZ, नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन तथा दक्षिणी सीमा को SITCZ कहते हैं। ITCZ के मध्य डोलड्रम की मेखला होती है जिसमें विषुवतरेखीय पछुआ हवाएं चलती हैं। ये हवाएं उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी पवनों के मिलने से उत्पन्न होती हैं। ध्यातव्य है कि सूर्य की उत्तरायण स्थिति के समय NITCZ खिसककर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत हो जाती है, जिसके अंतर्गत दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्व एशिया आ जाता है। इन भागों पर डोलड्रम की विषुवत रेखीय पछुआ हवाएं स्थापित हो जाती हैं, जो कि गर्मी की दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं होती हैं। इस NITCZ के साथ अनेक वायुमंडलीय तूफानों, चक्रवात का आविर्भाव हो जाता है, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। जाड़े की मानसून दक्षिणी गोलार्ध में स्थित निम्न दाब के कारण उत्पन्न नहीं होती है। वास्तव में वायु की मेखलाओं के दक्षिण की ओर खिसकने से उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाओं की पुनर्व्यवस्था हो जाती है। सूर्य के दक्षिणायन होने पर दक्षिणी पूर्व एशिया से NITCZ हट जाती है तथा उस पर उत्तरी पूर्व व्यापारिक हवाओं का स्वाभाविक विस्तार हो जाता है। यही जाड़े की मानसून हवाएं होती हैं। नवीन शोधों के आधार पर भारतीय मानसून की उत्पत्ति तथा क्रियाविधि, मैकेनिज्म के संबंध में अधोलिखित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। यथा एशिया के वृहद स्थलीय भाग तथा हिंद महासागर के जलीय भाग के ऊष्मन, हीटिंग एवं शीतलन, कूलिंग में विभिन्नता। परिध्रुवीय भावर, सर्कमपोलर वर्ल्ड्स, क्षुब्धमंडल में जेट स्ट्रीम का संचरण तथा उसकी स्थिति, हिमालय तथा तिब्बत पठार का अवरोध, मैकेनिकल बैरियर के रूप में या उच्च तलीय ऊष्मा के स्रोत, हाई लेवल हीट सोर्स के रूप में भूमिका। एल नीनो दक्षिणी दोलन, ENSO परिघटना का प्रभाव। नवीन शोधों के पूर्व भारतीय मानसून की उत्पत्ति तथा क्रियाविधि का संबंध मात्र धरातलीय पवन संचरण तथा तापजन्य उच्च एवं निम्न दाब से जोड़ा जाता रहा है, परंतु क्षुब्धमंडल ट्रोपोस्फियर के मध्य तथा ऊपरी भाग में पवन संचरण के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मानसून एक जटिल पवन परिसंचरण तंत्र है। यथा ध्रुवीय उच्च वायु
भारध्रुवीय पूर्वी हवाएं निम्न भार दक्षिण पश्चिमी हवाएं वृत्तीय उच्च वायु भारोत्तर पूर्वी स्थायी हवाएं विषुवत रेखीय निम्न भार दक्षिण पूर्वी स्थायी हवाएं वृत्तीय उच्च वायु भारोत्तर पश्चिमी हवाएं निम्न वायुभार दक्षिणी ध्रुवीय हवाएं ध्रुवीय उच्च वायु भार भूमंडल पर ग्रहीय या सनातनी पवनों की पैटियां परिध्रुवीय भंवर सर्कमपोलर वर्ल्स ध्रुवों के ऊपर आर्कटिक वृत्त में धरातल पर वायु के ऊपर से नीचे उतरने तथा बैठने के कारण उच्च वायुदाब बनता है, जबकि ऊपर यानी क्षोभमंडल में इस धरातलीय उच्च वायुदाब के ऊपर उच्चतलीय निम्न वायुदाब बनता है। इस प्रकार ध्रुवों के ऊपर उच्चतलीय परिध्रुवीय भंवर सर्कमपोलर वर्ल का निर्माण होता है, जिस कारण चक्रवातीय क्रम में हवाएं चक्राकार रूप में प्रवाहित होती हैं। ध्यातव्य है कि उत्तरी गोलार्ध के शीतकालीन मौसम में दीर्घ जाड़े की रात के कारण ऊपर स्थित वायु अत्यधिक ठंडी होकर भारी हो जाती है तथा आर्कटिक क्षेत्र में नीचे बैठती है, जिस कारण धरातल पर उच्च दाब बन जाता है, जबकि ऊपर से नीचे वायु के सरकने के कारण वायुमंडल के ऊपरी भाग में क्षोभमंडल में धरातल पर उच्च दाब के ऊपर निम्न दाब, क्योंकि ऊपर की वायु नीचे बैठ जाती है, बन जाता है। इस उच्च तलीय निम्न दाब के चारों ओर हवा चक्रवातीय क्रम में भंवर के रूप में प्रवाहित होती है। एशिया के ऊपर इसकी दशा सामान्य रूप में पश्चिम से पूर्व होती है। इस उच्च तलीय पवन संचरण के भूमध्य रेखा की ओर वाले भाग को जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट प्रवाह जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति के पवन प्रवाह को जेट स्ट्रीम की संज्ञा दी जाती है। ये वायु धाराएं लगभग 150 किलोमीटर चौड़ी तथा 2 से 3 किलोमीटर मोटी संक्रमण पेटी में प्रवाहित होती हैं। इनकी सामान्य गति 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, किंतु कोर में इनकी गति 320 किलोमीटर से 480 किलोमीटर प्रति घंटे तक पाई जाती है। सामान्यतः जेट वायु धाराएं दोनों गोलार्धों में ही पाई जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में यह मुख्यतः 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से ध्रुव की ओर प्रवाहित होती हैं। इन जेट धाराओं की उत्पत्ति का संबंध भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान प्रवणता तथा ध्रुवों के धरातलीय भाग पर उच्च दाब एवं उसके ऊपर क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर में निम्न दाब के कारण जनित परिध्रुवीय भंवर सर्कमपोलर वर्ल से है। ये 4 प्रकार की होती हैं, यथा ध्रुवीय जेट वायु धाराएं ध्रुवीय वाताई जेट वायु धाराएं उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट। भारतीय मानसून के संदर्भ यहाँ पछुआ और पूर्वी जेट का वर्णन प्रसंगानुकूल होगा। यथा 3 उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट इस वायु प्रवाह की स्थिति धरातलीय उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायु दाब की पेटी के उत्तर ऊपरी क्षोभमंडल में 10-14 किलोमीटर में होती है, अर्थात 30 डिग्री -35 डिग्री अक्षांशों के ऊपर। इसकी गति 340-385 किलोमीटर घंटा होती है। इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र में संवहन क्रिया के कारण उठी हुई हवाओं के क्षोभ का सीमा की पेटी में उत्तर पूर्वी प्रवाह है। भारत में दिसंबर से फरवरी के मध्य पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए यही जेट पवनें जिम्मेदार हैं। 4 उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट इस जेट की दिशा उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिमी होती है। ये केवल उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री N से 35 डिग्री N, ग्रीष्मकाल में भारत तथा अफ्रीका के ऊपर 14 से 16 किलोमीटर होती है। ज्ञातव्य है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए यही जेट पवन उत्तरदायी है। गर्म होने के कारण ये जेट स्ट्रीम सतही गर्म व आर्द्र हवाओं को ऊपर उठाकर भारत में संवहनीय वर्षा करती है। इस प्रकार भारत में मानसून का प्रस्फोट हो जाता है। हिमालय तथा तिब्बत पठार की भूमिका 1
उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम शीतकाल में पश्चिमी तथा मध्य एशिया में पश्चिम से पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हुई हिमालय तथा तिब्बत पठार के यांत्रिक अवरोध के कारण दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक शाखा अर्थात उत्तरी पछुआ जेट स्ट्रीम तिब्बत पठार के उत्तर में चापाकार रूप में पश्चिम से पूर्व बहने लगती है, जबकि दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व प्रवाहित होने लगती है। दूसरी शाखा, जो कि फरवरी माह में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर क्षोभमंडल में हिमालय के दक्षिण पछुआ जेट स्ट्रीम की संज्ञा से प्रवाहित होने लगती है, जिसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। ये जेट स्ट्रीम ऊपरी हवा का स्तंभ होता है, जो दाबांतर के कारण धरातल पर हवाओं को धकेलता है। भारत में यही दक्षिणी शाखा पश्चिमी विक्षोभ की संज्ञा से अभिहित की जाती है, जो शीतकाल में भारत, विशेषकर उत्तरी पश्चिमी व उत्तर प्रदेश एवं बिहार भाग में अल्पकालिक वृष्टि करती है तथा तापमान में गिरावट आ जाती है। इसके चले जाने पर मौसम पुनः साफ हो जाता है। 2. पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में उच्च दाब की अवस्थिति के कारण बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित निम्न दाब के कारण होने लगती है। बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर ये अपने दाहिनी ओर मुड़कर और खाड़ी के जलवाष्प को धारण कर उत्तरी पूर्व मानसून के रूप में तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। एल निनो दक्षिणी दोलन ENSO का प्रभाव एल निनो एक उष्ण महासागरीय धारा है, जो दिसंबर माह में पेरू के तट के सहारे प्रवाहित होती है। ये धारा इस तट के सहारे सामान्य तौर पर वर्ष भर प्रवाहित होने वाली शीतल पेरू या हम्बोल्ट ला निना धारा को अपदस्थ कर देती है। सामान्य दशाओं में पूर्वी प्रशांत पेरू एवं इक्वेडोर के पास का जल शीतल एवं उथला तथा पश्चिमी प्रशांत इंडोनेशिया एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्ण एवं गहरा होता है। इससे दक्षिणी पश्चिमी मानसून सशक्त रहता है, परंतु एल निनो के प्रभाव से ये क्रम उलट जाता है। पूर्वी प्रशांत गर्म और पश्चिमी प्रशांत शीतल, इससे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ जाता है और भारत में वर्षा की कमी से सूखे की संभावना बढ़ जाती है। इसे एल निनो प्रभाव इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी दोलन से अभिप्राय प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के मौसम वैज्ञानिक परिवर्तनों के बीच सीसॉ प्रतिरूप का पाया जाना है। ऐसा देखा गया है कि जब प्रशांत महासागर में वायुदाब ऊंचा होता है तो हिंद महासागर में कम होता है। इसके विपरीत यदि वायुदाब प्रशांत महासागर में कम होता है तो हिंद महासागर में अधिक होता है। इस दोलन की जानकारी भारतीय मौसम वैज्ञानिक सेवा के महानिदेशक सर गिलबर्ट वॉकर द्वारा 1924 में दी गई। दक्षिणी दोलन की तीव्रता की माप सोई ताहिती पूर्वी प्रशांत 17 डिग्री 45 149 डिग्री 30 W एवं पोर्ट डार्विन छोटा वो ऑस्ट्रेलिया 12 डिग्री 30 S 131 डिग्री A के बीच वायुदाब के अंतर से की जाती है। धनात्मक मान जो सोई के अंतर्गत हिंद महासागर के क्षेत्र में जाड़ों में वायुदाब कम और प्रशांत क्षेत्र में अधिक होता है। इससे मानसून सामान्य पाया जाता है। इसके विपरीत ऋणात्मक मान सोई के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में जाड़े में वायुदाब अधिक पाया जाता है। इससे आने वाला मानसून कमजोर पड़ जाता है। ऋणात्मक मान का एल निनो के विकास से सीधा संबंध पाया जाता है। इसे ऋणात्मक दक्षिणी दोलन संकेतकांक सोई और एल निनो संयोजन को ENSO संयोग कहा जाता है। ध्यातव्य है कि एल निनो 4 से 5 वर्ष के अंतराल पर आता है, जिसका कारण ताप तथा वायुदाब पैटियों का स्थानांतरण है।
एल नीनो के परिणामस्वरूप भारत में सामान्य रूप से सूखा पड़ता है, किंतु यदि उसी वर्ष थार के मरुस्थल से उठने वाली संवहन तरंगों तथा हिमालय के बर्फ के एल्बिडो और तिब्बत उच्चास्रोत से उठी गर्म हवाओं से बनी पूर्वी जेट अधिक शक्तिशाली होकर हिंद महासागर पर उतरती है, तब हिंद महासागर पर वायुदाब बढ़ जाता है तथा एल नीनो का प्रभाव नगण्य हो जाता है। इसलिए कभी कभी एल नीनो के आने के बावजूद भी भारतीय मानसून सामान्य रहता है। जेट स्ट्रीम अधिक तीव्र होने से हिंद महासागर पर वायु दाब सामान्य की अपेक्षा अधिक हो जाता है, जिससे एल नीनो के आने पर भी भारतीय मानसून सामान्य से अधिक सक्रिय हो जाता है। क्या आप जानते हैं? हिंद महासागरीय डायपोल ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर की जलीय सतह पर दो भिन्न क्षेत्रों, पूर्वी हिंद महासागर व पश्चिमी सिंध महासागर में उत्पन्न अलग अलग तापीय स्थिति को हिंद महासागरीय डायपोल, इंडियन ओशन डायपोल (IOD) कहा जाता है। इसे भारतीय नीनो, इंडियन नीनो की भी उपमा प्रदान की जाती है। ध्यातव्य है कि IOD परिघटना एल नीनो को प्रभावित करता है, जिससे भारत का मानसून भी प्रभावित होता है। IES 17 यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यथा सकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल पॉजिटिव IOD एवं नकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल नेगेटिव IOD। सकारात्मक IOD की स्थिति में उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर का सामान्य तापमान पश्चिमी हिंद महासागर, अरब सागर के तापमान से कम रहता है, जो भारतीय मानसून के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है। जबकि नकारात्मक IOD की दशा में उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर का तापमान सामान्य से अधिक एवं पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान सामान्य से कम होता है। उल्लेखनीय है कि नकारात्मक IOD भारतीय मानसून के लिए प्रतिकूल स्थिति प्रदान करता है। वर्षाही तंत्र तथा मानसूनी वर्षा का वितरण भारत में वर्षा लाने वाले दो तंत्र प्रतीत होते हैं। पहला तंत्र उष्णकटिबंधीय रफ्ताब है, जो बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व में दक्षिणी चीन सागर में पैदा होता है तथा उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा करता है। दूसरा तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून धारा है, जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा पर्वतीय है, क्योंकि यह आर्द्र हवाओं से अवरुद्ध होकर घाट के सहारे जबरदस्ती ऊपर उठने से होती है। भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता दो कारकों से संबंधित है। समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं तथा अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्यरेखीय जेट प्रवाह की स्थिति। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय अवदाबों की बारंबारता हर साल बदलती रहती है। भारत के ऊपर उनके मार्ग का निर्धारण भी मुख्यतः अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, जिसे मानसून द्रोणी या गर्त भी कहा जाता है, की स्थिति द्वारा होता है। जब भी मानसून द्रोणी का अक्ष दलायमान होता है, विभिन्न वर्षों में इन अवदाबों के मार्ग, दिशा, वर्षा की गहनता और वितरण में भी पर्याप्त उतार चढ़ाव आते हैं। वर्षा कुछ दिनों के अंतराल में आती है। भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर तथा उत्तरी भारतीय मैदान एवं प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मानसून में विच्छेद, ब्रेक इन थे। मॉनसून दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि एक, दो या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद, ब्रेक ऑफ द मॉनसून कहा जाता है। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। क्या आप जानते हैं? मानसून का स्वभाव एवं रचनातंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल
महासागरों तथा ऊपरी वायुमंडल से एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती लगभग 17 डिग्री 45 दक्षिण तथा 149 डिग्री 30 पश्चिम तथा हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन 12 डिग्री 30 दक्षिण तथा 131 डिग्री पूर्व के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भारत का मौसम विभाग 16 कारकों मापदंडों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में काफी समय से पूर्वानुमान लगाता आ रहा है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ की स्थिति में बदलाव आने से होता है। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगें। राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। मानसून का निवर्तन द रिट्रीट ऑफ द मॉनसून मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। 1 सितंबर से उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून पीछे हटने लगता है और 15 अक्टूबर तक ये दक्षिणी भारत को छोड़ शेष समस्त भारत से निवर्तित हो जाता है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। चित्रों के अवलोकन उपरांत स्पष्ट है कि मानसून पवनों का आगमन तथा उनकी वापसी विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। देश के उत्तर पश्चिमी भाग में मानसून सबसे बाद पहुंचता है तथा सबसे पहले वहां से वापस लौट जाता है। पंजाब में मानसून 1 जुलाई को पहुंचता है और मध्य सितंबर में वहां से लौट जाता है। इस प्रकार वहां पर वर्ष में केवल 2.5 माह ही मानसून सक्रिय रहता है। इसके विपरीत कोरोमंडल तट पर मानसून जून के शुरू में पहुंच जाता है और मध्य दिसंबर में लौटता है। अतः यहाँ पर मानसून वर्ष में लगभग 6.5 माह सक्रिय रहता है। ध्यातव्य है कि भारत के जिन भागों में मानसून सबसे पहले पहुंचता है वहां पर सबसे अधिक समय तक रहता है, जबकि जिन भागों में ये देर से पहुंचता है वहां से जल्दी लौट आता है। फलस्वरूप दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। भारत की ऋतुएं सीजन्स ऑफ इंडिया भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की यह अवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती, क्योंकि दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में ऋतु परिवर्तन अधिक प्रभावशाली है। भारत की परंपरागत ऋतुएं ऋतु भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महीने वसंत चैत्र वैशाख मार्च अप्रैल, ग्रीष्म ज्येष्ठ आषाढ़ मई जून, वर्षा श्रावण भाद्र जुलाई अगस्त, शरदाश्विन कार्तिक सितंबर अक्टूबर, हेमंत मार्ग शीर्ष पौष नवंबर दिसंबर, शिशिर माघ फाल्गुन जनवरी फरवरी। जलवायु अवस्थाधारित ऋतुएं भारतीय मौसम विभाग इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भारत को वार्षिक जलवायु अवस्थाओं के आधार पर 4 ऋतुओं में विभक्त किया है। क उत्तर पूर्वी मानसून का समय, I शीत ऋतु विंटर सीजन, E ग्रीष्म ऋतु समर सीजन, ख दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय, E वर्षा ऋतु रेनी सीजन, इव शरद ऋतु कूल सीजन, I शीत ऋतु विंटर सीजन्स। सामान्यतः उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है और मार्च में समाप्त हो जाती है।
उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। ये तापमान इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। रात्रि का तापमान काफी कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इस ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। सैड फेस आई पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतलहर ला देती हैं। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाला व कोहरा भी पड़ता है। प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता हो। उदाहरणतः तिरुवनंतपुरम में जनवरी का माध्य अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि जून में यह 29.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर बढ़ने पर तापमान घटता जाता है। पूर्वी तट पर स्थित चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है, जबकि उत्तरी भारत के मैदान में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। सामान्यतः इस मौसम में तापमान तथा आर्द्रता कम होती है और आसमान साफ होता है। वायुदाब तथा पवनें दिसंबर के अंत तक 22 दिसंबर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना है। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता। 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की संभार रेखाएं क्रमशः उत्तर पश्चिमी भारत तथा सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती हैं। परिणामस्वरूप उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना आरंभ कर देती हैं। कम वायुदाब प्रवणता प्रेशर ग्रेडियंट के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से मंद गति की पवनें चलने लगती हैं। मोटे तौर पर क्षेत्र की भू आकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है। भू आकृति के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूर्वी होती है। सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है, फिर भी यह सुहावना मौसम कभी कभी हल्के चक्रवातीय अवदाबों से बाधित होता रहता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। मार्ग के उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में संवर्धन हो जाता है। पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्षा शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती, क्योंकि एक तो इनमें नमी केवल नामात्र की होती है, दूसरे स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वर्षा होने की संभावना निरस्त हो जाती है। अतः शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। उत्तर पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर से आने
वाले कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी भारत के मैदानों में कुछ वर्षा करते हैं। कम मात्रा में होते हुए भी यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। यह वही हिम है जो गर्मियों के महीनों में हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ द्वारा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। पंजाब और दिल्ली में सर्दियों की औसत वर्षा 53 मिलीमीटर होती है। पंजाब और बिहार के बीच में यह वर्षा 18 से 25 मिलीमीटर के बीच रहती है। कभी कभी देश के मध्य भागों एवं दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में भी कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। जाड़े के महीनों में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश और असम में भी 25 से 50 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की जाती है। उत्तर पूर्वी मानसून पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती हैं और तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा करती हैं। इसे भी जानिए। ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व की वर्षा प्राप्त होती है, जो भारत की औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 10% होती है। विभिन्न भागों में इस वर्षा के अलग अलग स्थानीय नाम हैं, यथा आम्र वर्षा, मैंगो शावर। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। कर्नाटक में इसे कॉफी वर्षा, कॉफी शावर एवं चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, क्योंकि उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। फूलों वाली बौछार। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। काल बैसाखी। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवनें अच्छी हैं। असम में इन तूफानों को बारदोली छीरा अथवा चाय वर्षा, टी शावर कहा जाता है। हिव लू। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म व पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। क्या आप जानते हैं? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जब किसी विशेष स्थान पर 24 घंटे में वर्षा की मात्रा 2.5 मिलीमीटर से ऊपर हो तब उसे वर्षा का दिन कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन। तापमान। ये ऋतु उत्तरी भारत में मार्च से मध्य जून तक होती है। 21 मार्च के बाद सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई व जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। मार्च में दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में ये तापमान 38 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। मई में ताप की यह पेटी और अधिक उत्तर में खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिमी भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान का होना असामान्य बात नहीं है। दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है तथा उत्तरी भारत जैसी प्रखर नहीं होती। दक्षिणी भारत की
प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। अतः दक्षिण में तापमान 26 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। तारांकन पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं, जो प्रमाणित करती हैं कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफी ऊंचा रहता है और यह 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे जाता हो। वायुदाब और पवनें। देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय के गर्म हो जाने के कारण जुलाई में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ उत्तर की ओर खिसककर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। मोटे तौर पर यह निम्न दाब की लंबाईमान मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत होती है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिमी तट, पश्चिम बंगाल के तट तथा बांग्लादेश के साथ दक्षिण पश्चिमी होती है। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी होती है। ज्ञातव्य है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्यरेखीय पछुआ पवनें हैं। मध्य जून तक इन पवनों का अंतः प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। उत्तर पश्चिम में दोपहर बाद लू जैसी शुष्क गर्म हवाएं चलती हैं और मई जून में धूल भरी आंधियां चलना आम है। ये तूफान, जो हल्की बारिश और राहत लाते हैं, ग्रीष्म ऋतु में वार्षिक वर्षा का लगभग 10% हिस्सा प्रदान करते हैं। तारांकन कई बार ये आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होती हैं। शुष्क एवं आर्द्र वायुसंतियों के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं, जिनका वेग कभी कभी 100 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाता है। इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और यहां तक कि ओले भी आते हैं। बंगाल में इन्हें काल बैसाखी नॉवेस्टर्स कहते हैं। क्या आप जानते हैं, पूर्वी हिमालय की अपेक्षा पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा स्नो लाइन में अधिक परिवर्तन होता है। क्यों? सामान्य रूप से हिमरेखा स्नो लाइन की ऊंचाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर घटती जाती है। इस दृष्टि से असम हिमालय की तुलना में जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल हिमालय भूमध्य रेखा से अधिक उत्तर स्थित हैं। फलस्वरूप जम्मू कश्मीर हिमालय में हिमरेखा को नीचे होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। पश्चिम हिमालय पर ग्रीष्मकाल में हिमरेखा सामान्य से अधिक ऊंची 4500 मीटर से ऊंची हो जाती है, जिसका कारण राजस्थान के गर्म मरुस्थल से उठने वाली संवहन तरंगों का ऊपर जाकर वायुमंडल के संघटन को गर्म करना है। ऊपरी वायुमंडल की गर्मी के संपर्क में आने वाली हिमालय की बर्फ पिघल जाती है, फलस्वरूप हिमरेखा ऊपर हो जाती है। इसके विपरीत शीतकाल में राजस्थान मरुस्थल अत्यधिक शीतल हो जाता है। गुरुशिखर चोटी 1722 मीटर तथा श्रीगंगानगर का तापमान कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस तथा इससे भी कम हो जाता है। राजस्थान मरुस्थल की इन शीतल हवाओं के कारण पंजाब तथा उसके समीपवर्ती स्थित जम्मू कश्मीर एवं हिमालय प्रदेश के पर्वत अत्यधिक शीतल हो जाते हैं। इससे हिमरेखा नीचे उतर जाती है। इस प्रकार पश्चिम हिमालय में हिमरेखा के अधिक विचलन का कारण गर्मी में राजस्थान के मरुस्थल का ऊष्मन एवं शीतकाल में शीतलन है। पूर्वी हिमालय
अरुणाचल एवं पूर्वांचल हिमालय में हिमरेखा में अधिक विचलन नहीं होता है, जिसके निम्न कारण हैं। 1. बंगाल की खाड़ी के पास स्थिति से तापांतर में कमी। 2. असम के सघन वन जो ताप को नियमित कर तापांतर नहीं बढ़ने देते। 3. असम में मई में बाढ़ जिसके फलस्वरूप मई जून में यहाँ राजस्थान मरुस्थल जैसा अधिक ताप नहीं होने पाता। 4. वनस्पतियों के सघन आवरण तथा नदियों तथा मृदा में जल के वाष्पीकरण तथा वाष्पोत्सर्जन के कारण शीतकाल में यहाँ ताप राजस्थान के मरुस्थल जैसा कम नहीं होता। यही कारण है कि पूर्वी हिमालय में हिमरेखा में विचलन कम होता है। वर्षा ऋतु, रेनी सीजन। ये ऋतु भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन के साथ मध्य जून से आरंभ होती है और मध्य सितंबर तक समाप्त होती है। मई के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं प्रबल हो जाती हैं और वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं, जहां ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती हैं। भूमध्यरेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती हैं। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिमी हो जाती है। इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। हिंद महासागर से दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं उत्तरी गोलार्ध में प्रविष्ट होकर फेरल के नियमानुसार अपने दाहिने मुड़कर सामान्य रूप से जब 1 जून को भारत के दक्षिणतम प्रायद्वीपीय भाग से टकराकर अचानक वर्षा करती हैं, तो उसे मानसून का धमाका, मॉनसून बर्स्ट, कहा जाता है। इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तीव्र होने का एक कारण मई में भारत के आंतरिक भाग से उठी संवहन तरंगों का पूर्वी जेट, ईस्टर्ली जेट, बनकर हिंद महासागर पर उतरना है। उल्लेखनीय है कि ग्रीष्मकाल में पर्वतीय भागों पर दो तरफ से ऊपर की ओर चढ़ने वाली हवाओं की मुठभेड़ पहाड़ से ऊपर होती है, जिसके फलस्वरूप तीव्र आवाज और मूसलाधार वर्षा होती है। इस प्रकार एक छोटे क्षेत्र में कम अवधि की तीव्र वर्षा की घटना को बादल प्रस्फुटन, क्लाउड बर्स्टिंग, की संज्ञा प्रदान की जाती है। इसमें लगभग 20 से 30 वर्ग किमी के भौगोलिक क्षेत्र में 100 मिलीमीटर घंटा की दर से वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के दक्षिणतम प्रायद्वीपीय भाग से टकराकर अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी दो शाखाओं में बंटकर समूचे देश में वर्षा करती हुई राजस्थान पहुंचती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का 74% से अधिक भाग प्राप्त होता है। तारांकन। परंतु वर्षा के वितरण में स्थानिक तथा कालिक विभिन्नता मिलती है, जिसका मुख्य कारण स्थलाकृतियां हैं, अर्थात स्थलाकृति ग्रीष्मकालीन भारतीय मानसून का मुख्य नियामक है। अरब सागरीय मानसून शाखा अरब सागरीय शाखा पुनः 3 उप शाखाओं में विभाजित है। पहली शाखा केरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व प्रवाहित होकर पश्चिमी घाट पर्वत से टकराती है। पश्चिमी घाट पर्वत की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, किंतु कुछ चोटियां अधिक ऊंची हैं। दक्षिण से उत्तर जाने पर क्रमशः चोटियों की ऊंचाई घटने लगती है, जैसे अनायमुडी 2695 मीटर, डोदाबेट्टा 2637 मीटर, मुल्लायनगिरी 1925 मीटर, कुद्रेमुख 1894 मीटर, महाबलेश्वर 1438 मीटर तथा कलसुबाई 1646 मीटर है। इनसे टकराने के फलस्वरूप जलवाष्पयुक्त हवाएं अचानक ऊपर उठकर पर्वतीय वर्षा करती हैं। वर्षा के पश्चात ये समुद्र तल से लगभग 6 किलोमीटर ऊपर उठकर अपनी गुप्त ऊष्मा शक्ति द्वारा
वायुमंडलीय ताप में वृद्धि करती हैं, जिससे यहाँ तापीय व्युत्क्रमण पाया जाता है। उत्तर जाने पर पहाड़ियों की घटती ऊंचाई के साथ वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, जैसे अनायमुडी के पश्चिम 350 सेमी, डोदाबेट्टा के पश्चिम 300 सेमी, मुल्लनगिरी तथा महाबलेश्वर 280 सेमी और कलसुबाई 250 सेमी वर्षा होती है। कुछ हवाएं पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर सामान्य रूप से 250 सेमी वर्षा करती हैं, जो वृहद जल विभाजक को पार कर पूरब उत्तर कर वर्षा नहीं करती, जिसका कारण हवाओं के उतरने के फलस्वरूप बढ़ते दबाव के कारण एडियाबेटिक दर से ताप वृद्धि है। यहाँ औसत वर्षा 40 सेमी से 70 सेमी होती है। कम वर्षा होने के कारण इसे वृष्टि छाया क्षेत्र रेन शैडो रीजन कहा जाता है। कुछ हवाएं पश्चिमी घाट के विभिन्न दर्रों जैसे दक्षिण से उत्तर क्रमशः सेनकोट गैप, पालघाट, तिनिया घाट, अम्बे घाट, भोर घाट, थाल घाट, कुंभारली घाट इत्यादि में घुसकर पठार पर पहुंच जाती हैं। ये भी अत्यधिक कम 60 से 80 सेमी वर्षा करती हैं। पश्चिमी तटवर्ती मैदान के ऊपर से बहने वाली अरब सागरीय मानसून शाखा फेरल के नियम का उल्लंघन करती है, जिसका कारण पश्चिमी घाट पर्वत की स्थलीय बाधा है। अरब सागरीय शाखा गुजरात के दक्षिणी द डेन्स जिला की गुफाकार पहाड़ियों में प्रविष्ट होकर 300 सेमी से अधिक वर्षा करती है, किंतु आगे बढ़ी हवाएं ताप्ती की घाटी में प्रविष्ट होकर 150 सेमी के लगभग औसत वर्षा करती हुई महाराष्ट्र के नागपुर पठार, दक्कन पठार पर पहुंच जाती है, जहां ये बंगाल की खाड़ी शाखा की गोदावरी घाटी से आती हुई मानसूनी हवाओं से टकराकर चक्रवाती वर्षा करती हैं। अरब सागर मानसून की एक शाखा नर्मदा घाटी में प्रविष्ट होकर लगभग 150 सेमी वर्षा करती हुई अमरकंटक तक पहुंच जाती है, जहां ये सोन घाटी से आई हवाओं से टकराकर पर्वतीय वर्षा करती है। स्मरणीय है कि नर्मदा घाटी की शाखा विंध्याचल के दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा करती है, न कि सतपुड़ा के उत्तरी ढाल पर। इसका कारण फेरल का नियम और विंध्याचल पर्वत की दिक्वी निर्धारण है। अरब सागर की एक शाखा खंभात की खाड़ी से होकर माही घाटी से होती मालवा पठार पर पहुंचकर 80 सेमी से 100 सेमी के लगभग वर्षा करती है, जबकि साबरमती की शाखा अरावली के सर्वोच्च शिखर माउंट आबू के गुरु शिखर 1722 मीटर से टकराकर 100 सेमी के लगभग वर्षा करती है। अरब सागर की दूसरी शाखा काठियावाड़ की गिरनार, मांडव आदि पहाड़ियों से टकराकर लगभग 150 सेमी वर्षा करती है, फलस्वरूप यहाँ सघन वन मिलते हैं। ये कच्छ के रन में वर्षा नहीं करती, अपितु यहाँ से अधिक वाष्पीकरण के फलस्वरूप नमी ग्रहण कर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, जो किसी स्थलाकृतिक अवरोध के न होने के कारण वर्षा नहीं करती। स्मरणीय है कि अरावली का विस्तार इन हवाओं के समानांतर है। इन हवाओं की सापेक्षिक आर्द्रता राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊपर से गुजरते समय मरुस्थल से उठने वाली गर्म संवहन तरंगों के कारण कम हो जाती है। फलस्वरूप अरावली के पश्चिम मारवाड़ क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 40 सेमी के बीच ही होती है। स्मरणीय है कि अरब सागर पर निर्मित ITCZ के सहारे भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, जो अपने अक्ष पर घड़ी की सुई के विपरीत घूमते हुए अपनी कक्षा पर पूरब से पश्चिम चलते हैं। इसके फलस्वरूप पश्चिम तट के सहारे भारत में चक्रवातीय वर्षा नहीं होती। खंभात की खाड़ी तथा कच्छ की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात कभी कभी मानवीय क्रियाओं द्वारा स्थल पर उत्पन्न उच्च ताप तथा निम्न दाब केंद्रों के कारण 11 तथा 13 मई 1998 का पोखरण परमाणु परीक्षण स्थल की तरफ घूमकर अत्यधिक वर्षा तथा विध्वंस करते हैं। जैसे कांडला पत्तन में उष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वारा वर्षा एवं विध्वंस उल्लेखनीय है।
बंगाल की खाड़ी शाखा 1 जून को दक्षिणी भारतीय प्रायद्वीप से टकराने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ती है। स्मरणीय है कि इस समय ITCZ बंगाल की खाड़ी पर क्रमशः दक्षिण से उत्तर खिसकता है, जिसके सहारे बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी कक्षा पर पूरब से पश्चिम चलते हैं। ये सामान्यतः आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा तट, कर्नूल, कडप्पा, अनंतपुर तथा चित्तूर जिले पर पहुंचकर चक्रवातीय वर्षा करते हैं, किंतु भारत में पूर्वी तट के सहारे 3 उच्च ताप तथा निम्न दाब के केंद्र बनाते हैं। 1. छोटा नागपुर पठार, 2. दंडकारण्य पठार, 3. सका कारण। इन पठारों पर विभिन्न मानवीय क्रियाएं जैसे वन नाशन, खनन, परिवहन, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण है। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात तमिलनाडु में कराईकल और पौंडीचेरी क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा करते हैं। ये कावेरी बेसिन में भी प्रविष्ट होकर वर्षा करते हैं। गोदावरी कृष्णा बेसिन में प्रविष्ट चक्रवात लगभग 150 सेमी वर्षा करते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, जो अरब सागर शाखा के विभिन्न घाटों से होकर आई हवाओं से मिलकर मलनाड पठार पर 60 से 70 सेमी चक्रवातीय वर्षा करते हैं। गोदावरी घाटी में प्रविष्ट चक्रवातीय हवाएं महाराष्ट्र में नागपुर पहुंचकर अरब सागर की ताप्ती घाटी शाखा से मिलकर 60-80 सेमी चक्रवातीय वर्षा करती हैं। महानदी घाटी में प्रविष्ट हवाएं छत्तीसगढ़ प्रदेश में 150 सेमी के लगभग वर्षा करती हैं। ये चक्रवातीय एवं पर्वतीय वर्षा है, किंतु इसका मुख्य कारण स्थलाकृति है, जिसका कारण महानदी बेसिन का चारों तरफ पर्वतों से घिरा होना है। अधिक वर्षा के कारण छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व, धान का कटोरा कहा जाता था। बंगाल की खाड़ी की एक शाखा हुगली के मुहाने से प्रविष्ट होकर दामोदर घाटी के सहारे होते हुए छोटा नागपुर पठार पर हजारीबाग में पहुंचती है, जिससे 100 से 150 सेमी औसत वर्षा होती है। इससे छोटा नागपुर पठार पर पर्याप्त वर्षा होती है, किंतु बाढ़ पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के पास आती थी। फलस्वरूप दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। बाढ़ से सुरक्षा के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम बनाया गया। स्मरणीय है कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात पूरब से पश्चिम चलकर पूर्वी घाट पर्वतों से टकराकर पर्वतीय वर्षा करते हैं, जिसका औसत 150 सेमी के लगभग होता है। बंगाल की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा उत्तर पूर्व प्रवाहित होती है, जिसका कारण बांग्लादेश में अधिक ताप 45 डिग्री का होना है। इसका प्रथम कारण ग्रीष्म काल में जलाभाव तथा द्वितीय कारण बलुई एवं चिकनी मिट्टी का अत्यधिक गर्म होना है। यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा फेरल के नियमानुसार बांग्लादेश की तरफ आकर्षित होती है, किंतु किसी स्थलीय अवरोध के अभाव में वर्षा नहीं करती। यह मेघालय पठार के लगभग 500 मीटर ऊंचे दक्षिणी कगार की गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों 1500 मीटर से टकराने के फलस्वरूप पर्वतीय वर्षा करती हैं। चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा 1145 सेमी होती थी, किंतु हाल के वर्षों में चेरापूंजी के पूरब मौसिनराम, मेघालय से सर्वाधिक वर्षा अभिलेखित की गई। बांग्लादेश के ऊपर से गुजरने वाली कुछ हवाएं सूरमा घाटी से होकर असम घाटी में पहुंचती हैं। मिकिर और उत्तरी कछार पहाड़ियों के कम ऊंचे होने के कारण वर्षा नहीं करती, किंतु असम घाटी में ब्रह्मपुत्र में मई के बाढ़ के जल के वाष्पीकरण से नमी ग्रहण कर तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ पहुंचती हैं, जहां ये 250 सेमी पर्वतीय वर्षा करती हैं, जिसका कारण हिमालय पर्वत श्रेणियों द्वारा 3 तरफ से घिरा होना है। स्थलीय अवरोध के कारण ये हवाएं हिमालय को पार नहीं कर पाती, फलस्वरूप फेरल के नियम का पूर्ण
उल्लंघन करती हुई हिमालय पर्वत के सहारे पूरब से पश्चिम प्रवाहित होती हैं, जिससे वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। पश्चिम बंगाल में औसत वर्षा 150 से 200 सेमी, बिहार मैदान में 100 से 150 सेमी, इलाहाबाद में 76 सेमी और दिल्ली में 56 सेमी होती है। स्मरणीय है कि ये दक्षिणी पूर्वी मानसूनी हवाएं फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने मुड़ने का प्रयास करती हैं, जो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से टकराकर वर्षा करती हैं। इसके फलस्वरूप इन हवाओं से हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वर्षा होती है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी कगार पर कम। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं इलाहाबाद 18-20 जून तक पहुंचती हैं, जो दिल्ली में 25 जून तक तथा गंगानगर में 1-5 जुलाई तक पहुंचती हैं। गंगा मैदान में पूरब से पश्चिम चलने वाली हवाओं द्वारा क्षैतिज वर्षा एडवेक्शनल रेन होती है, जिसका कारण पूरब से पश्चिमी ऊंचाई में क्रमशः वृद्धि है। इसकी एक शाखा सोन नदी घाटी से होती हुई अमरकंटक तक पहुंचकर नर्मदा शाखा से टकराकर पर्वतीय वर्षा करती है, जबकि आगे बड़ी शाखा चंबल बेसिन के सहारे दक्षिण पश्चिम बढ़कर अरब सागर की घाटी शाखा से टकराकर मालवा पठार पर वर्षा करती है। स्मरणीय है कि सोन एवं चंबल शाखाओं के कारण पठार का अधिक ऊष्मन है, जिससे हवाएं फेरल नियम के पूर्ण विपरीत हो जाती हैं। गंगा मैदान के ऊपर से होकर गुजरने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं राजस्थान पहुंचकर अधिक गर्म होकर अपनी सापेक्षिक आर्द्रता कम कर देती हैं तथा अरब सागरीय शाखा से मिलकर चक्रवात बनाती हैं, किंतु इनसे वर्षा अत्यधिक कम होती है। हाल के वर्षों में राजस्थान में इंदिरा नहर के सिंचित क्षेत्र में सघन वनस्पतियों, फसलों एवं आर्द्रभूमियों के वृद्धि के कारण जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि हुई है। इसी कारण वहां की चक्रवातीय हवाएं जलवाष्प को ग्रहण कर बाद में वर्षा करती हैं। यही कारण है कि हाल के वर्षों में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है। स्मरणीय है कि थार के मरुस्थल से इन चक्रवातों द्वारा उठी संवहन वार्षिक वर्षा एनुअल रेनफॉल भारत में औसत वार्षिक वर्षा 112 से 125 सेमी के मध्य होती है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। यहाँ वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 1000 सेमी से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेमी से भी कम होती है। मध्यम वर्षा के क्षेत्र गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उपहिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेमी के बीच होती है। अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र प्रायद्वीप के कुछ भागों विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेमी से कम वर्षा होती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। कुल भूभाग प्रतिशत में वर्षा सेमी में 11,200 से अधिक 21125 2003775 1252435-75735 से कम वार्षिक वर्षा की परिवर्तता वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल भारत की वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तता है। इस परिवर्तन का मूल्य
निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला जाता है। उपर्युक्त सूत्र की सहायता से प्राप्त मूल्य को विचरण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। विचरण गुणांक अधिक वर्षा वाले भागों में कम और कम वर्षा वाले भागों में अधिक होता है। सामान्यतः भारत में वार्षिक वर्षा के विचरण गुणांक में 15 से 30% का अंतर पाया जाता है। मंडलों में विचरण गुणांक 15% से कम है। उप हिमालयी प्रदेश तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में भी विचरण गुणांक 15% से कम है। प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भागों में ये बढ़ता जाता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल से उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में भी विचरण गुणांक बढ़ता जाता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के आंतरिक भागों में विचरण गुणांक 30% तक पहुंच जाता है। गुजरात, पश्चिमी मप्र तथा मध्य उत्तर प्रदेश में भी यह 30% के आसपास है। राजस्थान तथा गुजरात में विचरण गुणांक 40% से भी अधिक है। राजस्थान के मरुस्थलीय भागों तथा कच्छ एवं गुजरात के कुछ भागों में विचरण गुणांक सबसे अधिक है। यहाँ ये 50 से 80% तक पहुँच जाता है। इसे भी जानिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अधीन एक प्रमुख संस्था है जो मौसम संबंधी अवलोकन, संचार, पूर्वानुमान एवं अन्य सेवाओं के लिए उत्तरदायी है। ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना सर्वप्रथम 1875 में कोलकाता में की गई थी। इसके पश्चात IMD का मुख्यालय शिमला में तदोपरांत पुणे स्थानांतरित किया गया। आज इस संस्थान का मुख्यालय अंततः नई दिल्ली में स्थित है। भारत के जलवायु प्रदेश क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है, तथापि मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। यही विभिन्नताएं जलवायु के उप प्रकारों में देखी जा सकती हैं। इसी आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायवीय दशाओं की समरूपता होती है, जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तथापि जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। जलवायु के वर्गीकरण की अनेक पद्धतियां हैं। कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु के प्रमुख प्रकारों का वर्णन अग्रलिखित है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। उन्होंने जलवायु के 5 प्रकार माने हैं, जिनके नाम है सैड फेस I, उष्णकटिबंधीय जलवायु A, जहां सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। E, शुष्क जलवायु B, जहां तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है और इसलिए शुष्क है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल S कहलाता है। शुष्कता अधिक है तो यह मरुस्थल W होता है। E, गर्म जलवायु C, जहां सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। हिम जलवायु D, जहां सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। V, बर्फीली जलवायु A, जहां सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। वर्षा तथा कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश जलवायु के प्रकार क्षेत्र लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट शुष्क ग्रीष्म
ऋतु वाला मानसून प्रकार तमिलनाडु का कोरोमंडल तट आओ उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग BWHW गर्म मरुस्थल राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश DFC लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश अरुणाचल प्रदेश ए ध्रुवीय प्रकार जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को उप प्रकारों में बांटा गया है। कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े वर्णों S को अर्ध मरुस्थल के लिए और W को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। इसी प्रकार उपविभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के निम्नलिखित छोटे वर्णों का प्रयोग किया गया है, जैसे फ पर्याप्त वर्षण, M शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षा 1, W शुष्क शीत ऋतु, H शुष्क और गर्म, C 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और G गंगा का मैदान। इस प्रकार कोपेन द्वारा भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है।